इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निशा होटल पटना। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं मारूफ रजा। बिहार के चुनावी मैदान में हर पार्टी राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन वहीं इस बार नेताओं की बैड तमीज यानी बदतमीज विकास के मुद्दों पर हावी होती दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बदजुबानी की सारी हदें पार कर दी और लालू नीतीश पर जमकर निशाना साधा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। बिहार विधानसभा चुनाव में जितने जोर शोर से प्रचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उतनी ही तेजी से गूंज भी सुनाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से नेताओं की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, उससे तो लगता यही है कि बिहार चुनाव के अखाड़े में जंग बदजुबानी की है। यहाँ बैड तमीज वाले भाषणों की जैसे झड़ी सी लग गई है। यहाँ हर नेता एक पोशाक पर बदजुबानी का कीचड़ इस कदर उछाल रहा है जिसका कुछ कहना ही नहीं। हर नेता हर बार पिछली बार दिए गए बैड तमीज वाले भाषण का रिकॉर्ड तोड़ने की जी तोड़ कोशिश में जुटा है। जी हाँ, एक बार फिर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। अब की बार तो गिरिराज ने सारी हदें ही पार कर दी। गिरिराज सिंह ने लालू पर भद्दी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर जवानी में लालू जी बधिया करा लिए होते तो आज जनसंख्या कुछ कम होती। गिरिराज ने लालू के बहाने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। गिरिराज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी प्रहार किया, उन्हें फिर से डायवोर्सी दूल्हा बताया। गिरिराज ने कहा कि लालू जी कहते हैं दूल्हा खोज लिए हैं, ऐसा दूल्हा खोजे हैं जो पहले से ही डायवोर्सी है। इससे पहले आज तक से बातचीत में गिरिराज ने नीतीश को डायवोर्सी दूल्हा बताया था। लालू जी कहते हैं दूल्हा खोज लिए हैं, ऐसा दूल्हा खोजे हैं जो पहले से ही डायवोर्सी है। गिरिराज सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश लालू को छोड़ चुके हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ चुके हैं, समता पार्टी को छोड़ चुके हैं। दरअसल गिरिराज ने ये टिप्पणी लालू पर पलटवार में की थी। लालू ने कहा था कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के पास दूल्हा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैड तमीज वाले बयान बीजेपी की तरफ से ही आ रहे हैं, ऐसे बयान देने में महागठबंधन भी शामिल है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दें तो अच्छा हो। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए नीतीश ने ट्वीट किया है। नीतीश का पीएम मोदी पर हमला। 10 महीनों से लगातार गिरावट के बाद एक्सपोर्ट इस वर्ष के सबसे निचले स्तर पर है। मोदी जी अच्छे दिन तो छोड़िए, हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिए। लगातार हो रही बयानबाजियों से एक बात तो साफ है कि बिहार चुनाव में विकास के मुद्दे कम, एक दूसरे पर निशाना साधने के मुद्दे ज्यादा हैं। अब देखना ये होगा कि ये बयानबाजियों का दौर कब और कहां जाकर थमता है। आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। जी है, नेता है कि जुबान चलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन मर्यादा कहाँ लगेगी, लगाम कैसे लगेगी, आखिर इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जो हैं एसके शर्मा जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है वल्लभ टीवी पर। हाँ, धन्यवाद जी शर्मा जी, जिस तरीके से बयान पे बयान आते जा रहे हैं, आज फिर गिरिराज सिंह ने बयान दिया, क्या लगता है इन पे कहीं लगाम लगेगा कि नहीं? विकास की बात करते करते बदजुबानी और बदतमीजियां शुरू हो गई हैं। आखिर
देश की जनता को और खास करके बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं ये नेता? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो चुनाव है और चुनाव के समय में बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टी लगाती रहती है जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मोदी जी का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है, उमड़ता जनसमूह जो उनकी सभाओं में आ रहा है, और जिस प्रकार 2 दौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है, तो एक बहुत बड़े जनमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वहां बनने जा रही है। इसको देख करके सारी राजनीतिक पार्टियों में बौखलाहट है, चाहे वो लालू है, चाहे वो नीतीश है, या कोई भी अन्य है। लेकिन आज की बौखलाहट जो शर्मा जी, आज की जो बौखलाहट है वो तो आपके नेता की तरफ से जो केंद्र में बैठे हैं, उसके बावजूद ये बौखलाहट का परिचय उन्होंने दिया है। जब आप जीत रहे हैं, थंपिंग मेजोरिटी से आप आ रहे हैं, तो आप तो कम से कम संयम का परिचय दे सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको कहा, ये चुनाव होता है, तो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, इसमें संयम ना संयम की कोई बात नहीं होती। लेकिन मुद्दे की बात नहीं हो रही है, मुद्दे से हट करके सिर्फ बदजुबानियां हो रही हैं, बदतमीजियां हो रही हैं। देखिए, हमारी संस्कृति कहती है, सनातन संस्कृति, साठम छठम आचरेत जिनमोई मारी तिनही मैं मारा। जी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रहार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगी जी। इसमें क्या है, तो हमारी सनातन संस्कृति है और हम हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, भारतीय जनता पार्टी। मेरे सहयोगी शंकर मेरे साथ स्टूडियो में बैठे, शायद वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शंकर। शर्मा साहब, आप कह रहे हैं कि ठीक है, बिहार में मोदी लहर है, एनडीए जीत रही है, आपने कहा कि ठीक है, इस तरह की बयानबाजियां चलती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नेता कुछ भी कह देंगे? देखिए, एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए, न होनी चाहिए, आप ये बताइए। देखिए, मर्यादा जब टूटती है तो मर्यादाओं का जवाब देना पड़ता है। इन मर्यादाओं को तोड़ा किसने? सबसे पहले लालू ने जो बीफ का मुद्दा उठाया है, जो स्वयं मीट, नहीं ये तो ठीक है, ये मुद्दा लालू ने पहले उठाया, लेकिन गिरिराज सिंह की, शर्मा साहब, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज कई ऐसे बयान दे चुके हैं पहले जो नहीं देने चाहिए थे। ये शायद आपको भी पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये अगर कोई भी हमारा पार्टी का सम्मानित नेता अगर कोई विचार देता है जो पार्टी की लाइन नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही ये कहा है कि ये व्यक्तिगत उनके विचार। लेकिन आज तक ऐसे नेताओं पे आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी कि इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि खुली छूट दी गई है आपके नेताओं को, जो मन में आए आप बोलिए, ठीक है, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी ना करिए। आपको नहीं लगता कि जनता में एक संदेश जाता है? आप लोग जनता के बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, और क्या माना जाए, दूसरा चेहरा ये होता है राजनेताओं का। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर मोहम्मद के खिलाफ कोई हिंदू टिप्पणी कर दे तो क्या मुसलमान चुप बैठेंगे? लेकिन ये यहाँ तो लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है या नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, यहाँ किसी मजहब की बात नहीं हो रही है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप एस के शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है कि चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कम से कम यहाँ तो अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा सकती है, दर्शा सकती है कि आप बदतमीजी करें, लेकिन हम बदतमीजी नहीं करेंगे, हम बदतमीजी का जवाब विकास से करेंगे, हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि बिहार की जनता में एक संदेश जाए कि हम सभ्य हैं। ये जरूरी नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर, आपको कोई गाली दे तो आप उसके पीछे लठ लेके भागे। मैं चाल चरित्र चेहरे पे भी बात करता हूँ, किसकी क्या चाल है। ये देश का दुर्भाग्य, चारा घोटाले में जो सजा याफ्ता है, जिसको फाइन हुआ है, जिसके ऊपर FIR है, मुकदमे दर्ज हैं, जो आज बेल पे बाहर है, उसको तो अधिकार ही नहीं है जनता पे वोट जा करके वोट मांगे। मैं तो ये कहता हूँ कि चुनाव आयोग बहुत बड़ी गलती कर रहा है, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। चुनाव नहीं तो उसके लिए आप पिटीशन जाइए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। शर्मा जी, आप जानते हैं, आप बीजेपी में हैं, आप मंझे हुए नेता है, चुनाव आयोग पर आप सवाल उठा रहे हैं। तमाम पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां बैठी हैं, उन्होंने किसी ने उंगली नहीं उठाई इस बात को लेकर के आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बहुत भारी गलती कर रहा है। देखिए, मैं चुनाव आयोग पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी टिप्पणी केवल व्यवस्था पे है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए, जो व्यक्ति
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत जिसको 6 साल के लिए डिबार कर दिया गया चुनाव से लड़ने के लिए, तो उसका क्या अधिकार है कि वो चुनाव प्रचार में जाए और अनर्गल बयानबाजी करें? मैं उसी बात को कह रहा हूँ आपको कि उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है और चुनाव आयोग इन तमाम जिम्मेदारियों को अपने तरीके से तय करता है। उस पर सवाल उठाना यह है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जो है किसी के खास आदमी के फेवर की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। चुनाव आयोग के संज्ञान में जब भी कोई बात आती है, चुनाव आयोग फौरन उस पर कार्रवाई करता है और उसको नोटिस भेजता है, और अगर वो पाया जाता है तो यहां तक कि उसका चुनाव भी निरस्त कर देता है। देखिए ये चुनाव के अंदर की बात नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल है, ये संवैधानिक है। जब आप एक आदमी को चुनाव लड़ने से बाहर कर देते हो तो प्रचार कैसे कर सकता है किसी के लिए? ये तो एक संवैधानिक, आपके पास अधिकार है, आपको लगता है कि गलत है तो आप न्यायालय में जाइए, पिटीशन दायर करिए। ऐसा है, ये सब होगा, लेकिन मेरे को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। ये देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपके नेताओं को इस स्वतंत्रता का कुछ ज्यादा ही आनंद आता है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। आप कम से कम उस लोकतंत्र की मर्यादा को तो आप बना के रखें, बचा के रखें, कि ताकि समाज में जो वैमनस्य ना फैले। देखिए सुनिए, लोकतंत्र की मर्यादाएं क्या होती हैं मैं भली प्रकार जानता हूँ जी, और मैं न्यायिक उससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, और मुझे परिभाषा सिखाने की जरूरत ही नहीं है जी। आपको केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये संवैधानिक प्रश्न है जो मैंने उठाया है और इस पे चुनाव आयोग को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। ऐसे तो कल किसी और को भी सजा होगी, उसको भी डिबार होगा, वो भी चुनाव लड़ेगा। अब भाई वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, अपने लड़कों को चुनाव लड़ा रहा है, अपने परिवार को चुनाव लड़ा रहा है, तो ये बैन क्या हुआ? ये तो टोटल आईवाश है ना। नहीं, सही बात है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन वो बात सिर्फ जुबानी रहेगी तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि सारा गलत है, तो आप उस दायरे में आइए, उस बात को उस मंच पे लेके आइए जहां उसका समाधान आपको मिले। देखिए, जब लोकतंत्र में वॉइस ऑफ डिसेंट उठती है तब उसका परिणाम परिणति में बदलता है। आज मैं इस आवाज को उठा रहा हूँ, इस आवाज के साथ सैकड़ों आवाज जुड़ेंगी। अब चुनाव आयोग भी इस मुद्दे को गंभीरता से सोचेगा कि जिस आदमी को डिबार कर दिया हो, क्या उसको अधिकार है चुनाव प्रचार करने का? ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है। ये तो न्यायिक मुद्दा मैंने उठाया है जी। तो न्यायिक मुद्दा आपने उठाया है, उसको न्यायिक प्रणाली के तहत ले जाइए ताकि उस मुद्दे का कोई हल निकले। ये कह रहा हूँ कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जी। उनके ऊपर उनके पास पावर है, सुओ मोटो, उनको नोटिस देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उनको नहीं लगता, ना चुनाव आयोग को लगता है, ना न्यायालय को लगता है। आज पहली बार तो वो लालू प्रसाद यादव कैंपेनिंग के लिए निकले नहीं है। देखिए, ऐसा है, सवाल यहाँ लालू प्रसाद यादव का नहीं है जी। जो मैं बेसिक मुद्दा उठा रहा हूँ वो ये उठा रहा हूँ कि क्या जिसको चुनाव आयोग ने डिबार कर दिया हो चुनाव लड़ने के लिए जी, और जो बेल पे चल रहा हो और जिसको सजा हो गई हो, फाइन 25 लाख रुपए का लग गया हो, क्या उसको अधिकार है कि वो जनता में वोट मांगे? ये तो ये हो गया कि हम अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो बेसिक संवैधानिक मुद्दा उठा रहा हूँ। लेकिन आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं शर्मा जी कि अपराधी जो मिले हुए हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या कहेंगे? ये तो कैंपेनिंग कर रहे हैं खाली, और आपकी पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं। ऐसा है कि जो भी जिसको भी 3 साल के ऊपर सजा होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लालू को 3 साल से ऊपर सजा हुई है, मैं वो बात कर रहा हूँ। अगर 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 कोई उससे कम सजा होती है तो उसको तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो तो संवैधानिक नियम है, संवैधानिक प्रक्रिया है, तो उसमें गलत क्या है? मैं तो जो गलत है उस मुद्दे को कह रहा हूँ और उसकी बात कर रहा हूँ। संवैधानिक प्रश्न मैंने खड़ा किया है लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है वो सही है या गलत है? देखिए, मैं किसी के बयान को हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, मैं किसी के बयान को कोई गलत नहीं कह रहा, कोई ठीक नहीं कह रहा, और गिरिराज सिंह ने क्या बयान दिया मुझे ये भी मालूम नहीं है, तो इससे मैं इस पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बेसिक मुद्दा उठाया है,
चुनावों से संबंधित बिहार में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव से संबंधित आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, तो जो मैंने एक संवैधानिक मुद्दा उठाया है कि गलत है। एक जो व्यक्ति जिसको डिबार कर दिया हो चुनाव आयोग द्वारा, उसको प्रचार में हिस्सा लेने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, मेरा कहना ये है। चलिए, तो क्या क्या माना जाए? सवाल यही शर्मा जी बार बार उठ रहा है कि इस तरह की बयानबाजियां आप कह रहे हैं कि ठीक है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से भी दी जाती है, फिर उनकी और आपकी पार्टी में फर्क क्या रह जाएगा? आप सनातन धर्म की अभी बात कर रहे थे, दूसरी तरफ आप मर्यादाओं की बात करते हैं, तीसरी तरफ आपके नेता इस तरह की बयानबाजियां करते हैं। इससे तो यही लगता है कि हाँ, जिसको जो मन में आई वो बोल रहा है, पार्टी की तरफ से छूट दी गई है। आप ये बताइए कि अब तक जितने भी बयानबाजियां आपके नेताओं की तरफ से हुई है, किन किन नेताओं पर कार्रवाई हो पाई अब तक? देखिए, यहाँ इस समय कार्रवाई का प्रश्न नहीं है, यहाँ तो हम चुनावी रणनीति। लेकिन ये तो नहीं है ना, आप कुछ भी बोल देंगे चुनाव में। खड़ी हैं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और अपने मुद्दे हम भी रख रहे हैं, वो भी रख रहे हैं। लालू ने बीफ का मुद्दा उठाया है। ये हिंदुस्तान जो देश है, यहाँ के हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी इनके चंगुल में नहीं आने वाले हैं लालू के, और मुसलमान भी इनको नकार चुके हैं। एसके शर्मा जी, आपको आपने एक बीफ का मुद्दा पकड़ लिया, मुझे लगता है उसके अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। दाल का मुद्दा आप भूल रहे हैं, 180 रुपए किलो दाल हो गई है, लोग सब्जियों को तरस रहे हैं, टमाटर उनकी पहुंच से बाहर हो गए, प्याज उनकी पहुंच से बाहर हो गए। आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन क्या खाएगा कौन नहीं क्या खाएगा? आपको ये अधिकार किसने दे दिया? मुझे ये लगता है कि आप ही लालू प्रसाद के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। नहीं, आप फिर नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप ये तय करेंगे, कल आप ये कहेंगे कि आप चिकन भी मत खाइए, परसों आप कहेंगे कि अंडा मत खाइए। भैया, आप मेरे को बोलने देंगे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप बोलने की आजादी पर मेरे पाबंदी लगाने? नहीं, बिल्कुल शौक से बोलिए, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ आप रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। आप बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी बोलिए। हर चीज का जवाब दे रहा हूँ, आप हर चीज की बात कह रहा हूँ। आप मेरे ऊपर अपने को प्रभावित मत करिए ना, मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नहीं, मैं आप पर प्रभाव क्या डालूंगा? आप ऐसे मुद्दों के प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। उसके देखिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा आप ये क्यों जा रहे हैं कि अभी 1.25 साल 1.5 साल पहले ही देश के लोगों ने एक महान नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, हमारे नेता माननीय मोदी जी को भारी बहुमत से हिंदुस्तान की सत्ता सौंपी है जी। और ये लोकतंत्र है, ये जनता की अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट को भी बनाते हैं। सबसे बड़ी अदालत जो देश की है, जो सर्वोपरि है, वो जनता की अदालत है जी। और जनता की अदालत ने फैसला दिया कि मोदी ही इस देश को चलाने में सक्षम एकमात्र नेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, अब जब तो जो भी जनता फैसला करेगी वो सर्वोपरि होता है। ये मंत्रालय मंत्रिपरिषद तय करेगी, प्रधानमंत्री तय करेंगे, या जनता अपने आप तय कर देगी? प्रधानमंत्री ने कहा खुद आकर के, इवन आपके अरुण जेटली जी ने आकर के कहा कि दादरी जैसी जो घटना है वो बहुत दुखद है। आप कह रहे जनता करेगी? जनता तो उसके खिलाफ है। माहौल बिगाड़ेंगे तो देश का विकास कहाँ होगा शर्मा जी? देखिए, ऐसा है, हम प्रत्येक घटना की निंदा करते हैं जिसमें मानवता की हत्या हुई हो, जिसमें कोई निर्दोष व्यक्ति मारा गया हो। सवाल उस चीज का नहीं है। और हम दादरी की भी निंदा करते हैं, और कहीं भी हिंसा होती है हम उसकी निंदा करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात करी आपने जी। ठीक है, हम किसी भी हिंसा को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल। आपने देखा दादरी के अंदर भी जिस प्रकार से जो जिनका बेकसूर जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, हिंदू लड़कों की, वो तो सामने आएगा। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच का विषय है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि निर्दोष हिंदुओं को भी गिरफ्तार। शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शर्मा जी, अनिरुद्ध लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका वल्लभ टीवी में। अरुण जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, लेकिन बहुत धीमी आवाज आ रही है। जी, अब ठीक है? सवाल अनुरुद्ध जी ये है कि जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजी बिहार चुनाव में लेकर के लगातार बदस्तूर जारी है, उस पर कहीं विराम लगेगा? क्योंकि ये
बिल्कुल बदतमीज से हटकर बैड तमीज तक पहुंच गया है। कहीं भी कोई अंकुश लगाने को तैयार नहीं है। विकास के मुद्दे कहीं धूमिल पड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर ये जबानी जंग है जिसके बिना पर चुनावी जंग जीतने की कोशिश की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है अपनी आगामी हार को देखते हुए, और उन्हें समझ आ गया है कि उनकी हार जो है बिहार में निश्चित है। इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो कि संसदीय भाषा के विरुद्ध जाती है। निम्न स्तर की बयानबाजी पर उतर आए हैं, वो बौखलाहट में। अनिरुद्ध जी, एचके शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। वो इस चीज को कह रहे हैं कि भाई ये तो चुनाव है, ऐसे बयानबाजियां चुनाव में चलती रहती हैं। नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक स्तर है लोकतंत्र में, हमें प्रेसिडेंट सेट करना पड़ता है। लोगों के सामने हम एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं। अगर हम इस स्तर पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से माहौल और खराब होता जाएगा। बिल्कुल यही बात हम भी कह रहे हैं। एचके शर्मा साहब, जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं अब किस किस चीज का दबाव दूं। मैंने आपको ये कहा है कि जो बारात इन्होंने इकट्ठी करी है, महागठबंधन जो कह रहे हैं, ये जो बारात इकट्ठी करी है, इनका दूल्हा भी किराए पे है, और दूल्हा ही भाग जाने वाला है चुनाव। आपका दूल्हा कहाँ पर है? दूल्हा किराए पे है। शर्मा जी, आपका दूल्हा कौन है ये तो बता दे। वो सारे इंतजार में कि आप भी बताएंगे। तो ये सरकार क्या बनेगी, क्या होगा, जिसका दूल्हा ही किराए का लिया हो। शंकर, मुझे लगता है कि शर्मा जी सवाल ये है कि आपका दूल्हा कहाँ है? लोग इंतजार कर रहे हैं आपके दूल्हा का, नाम तो बता दीजिए। हमारा दूल्हा है जो जनता द्वारा चुने हुए विधायक आएंगे ना, वो दूल्हे को चुनेंगे। दूल्हे को घर वाले चुनते हैं, ये तो अपमान है। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है, संवैधानिक प्रक्रिया का अपमान है। आप पहले ही घोषणा कर दो हमारा ये मुख्यमंत्री होगा। अरे सत्ता में तुम आए नहीं, फिर आपने दूल्हे का जिक्र ही क्यों किया? आप दूल्हे की बात कर रहे हैं। आप जिसके घर पे पहुंच जाएंगे बारात लेकर के, सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि भाई साहब आपका दूल्हा कहाँ है। तो कैसे होगा? ये तो टोटल फर्जीफिकेशन चल रहा है महाराज जी। कौन मुख्यमंत्री होगा? ये तो टोटल फर्जीफिकेशन है। आपने दिल्ली में ऐसा क्यों किया? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव जो होता है ये रणनीति के तहत लड़ा जाता है जी। जब जिस प्रकार तो वही तो रणनीति हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी इसके पीछे रणनीति क्या है? आपने सीएम पद का उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। ये जो रणनीति होती है ना, ये बहुत गुप्त होती है, बताने की चीजें नहीं होती। जनता जानना चाहती है शर्मा साहब। एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। जनता को हमने खूब बता दिया है और जनता समझ चुकी है। जनता का तो निर्णय आना है। जनता भ्रम में है इसके शर्मा जी, जनता भ्रम में है। वो ये देख रही है कि इतने आप महागठबंधन की बात करें, वहां तो सिर्फ 3 दल हैं। आपके इस एनडीए में तो बहुत सारे हैं और इतने सारे दूल्हे हैं। वो इसी पशोपेश में है कि अगर हमने वोट दे दिया तो ये किसको दूल्हा बना करके हमारे सामने पेश कर देंगे, या हो सकता है दिल्ली से किसी को ला करके उसको पेश कर दें। वो इस पशोपेश में। इसलिए अगर आपको मालूम है तो जरा आप भी रोशनी डालें। देखिए, संविधान के अंदर निर्देशित प्रक्रिया है जिसमें चुनाव होता है, लोग वोट डालते हैं, किस पार्टी की जीत होती है, विधायक बनते हैं, विधायक दल का नेता चुना जाता है और वो नेता मुख्यमंत्री होता है। ये प्रक्रिया के अंतर्गत हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं जी, और उस प्रक्रिया के तहत चलते हैं। ऐसे नहीं जिसको आप दिल्ली में क्यों इस प्रक्रिया को भूल गए एस शर्मा जी? हाँ, दिल्ली में इस प्रक्रिया को आप भूल गए। देखिए, ऐसा है, हर जगह की रणनीति होती है जी। अभी आप संविधान तो एक है, उसकी प्रक्रिया भी एक ही होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अब आप बात सुनेंगे जरा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि रणनीति के तहत अगर हमारी जो सीमाओं पे मान लो लड़ाई होती है तो हमारी पाकिस्तान की लड़ाई के साथ रणनीति अलग होगी, हमारी चाइना के साथ लड़ने की रणनीति अलग होगी, हमारी इसराइल पे लड़ने की रणनीति अलग होगी, मैदान की रणनीति अलग होगी। चलिए आप शर्मा जी बने रहे। राजीव जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजीव जेटली हैं, कांग्रेस से हैं। राजीव जी, वल्लभ टीवी पर आपका स्वागत है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, आप गलत पार्टी बोल गए हैं। जी 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 जी, माफी चाहूंगा। आज देखिए जिस तरीके से बयानबाजी लगातार आ रही है,
आज गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया लालू जी के खिलाफ। क्या लगता है कि क्या सिर्फ इसी तरीके की जबान दराजी से या बदतमीजी से चुनाव लड़ा जाएगा, या कोई ठोस मुद्दे हैं जो विकास की तरफ लेके जाए? देखिए, पहली बात तो लालू जी के खिलाफ कोई भी बयान देना जी एक तरीके से सच्चाई को उजागर करना है जी। जिन वजहों से बिहार की आज ये दुर्दशा है जी, उन वजहों के ऊपर भी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, उस बयान को भी बदजुबानी का नाम दिया जाएगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि बिहार की दशा क्या होने वाली है। ये कौन सी सच्चाई है? कौन नहीं जानता कि लालू जी का परिवार बहुत बड़ा है। इसमें इस वक्त बोल करके आप कौन सा माइलेज ले लेंगे? देखिए, सबसे मैंने एक ही बात रखी है आपसे जी कि लालू जी ने जो बिहार के साथ किया जी, लालू जी का शासन रहा, हमारा भी शासन रहा जी। हमारे शासन में कुछ विकास ने जो प्रगति पकड़ी थी जी, जो प्रगति विकास को प्रगति का रास्ता दिखाया गया था जी जी, वो रास्ता हमारे गठबंधन के टूटने के साथ ही खत्म हो गया। अच्छा, वही जंगल राज, क्योंकि वही जंगल राज जिन्हें जंगल राज का नाम दिया जाता था और जिन राजाओं को उन जंगल राज की वजह बताया जाता था, वही जंगल राज के राजा आज उन लोगों के साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सहारा लेकर बिहार में अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन राजीव जी, एक सवाल आपसे है। एसके शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि चुनाव के वक्त इस तरह की बयानबाजियां लगातार होती रहती हैं। आपको नहीं लगता है कि एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक राजनेता को करना चाहिए? मैं दो बातें हैं, हमेशा किसी भी राजनेता को मर्यादा में रहकर बात करनी चाहिए, मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। अगर कहीं पर जनता के हकों का हनन हुआ हो और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ हो जो आज भी जनता के सामने खड़ा होकर और बिहार की दुर्दशा को और बदतर बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो कम से कम जनता को उसकी हकीकत से अवगत कराना बहुत जरूरी है। अगर उसकी हकीकत से अवगत करवाने को बदजुबानी कहा जाता है तो मुझे लगता है वो बदजुबानी की जरूरत बिहार को आज सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बिहार को प्रगति की दिशा में आगे लेकर जाना है, ना कि बिहार को वहीं पर जाकर छोड़ना है जहाँ पर पशुओं के चारे को भी लोग खाया करते थे। हम चाहते हैं कि अपना खाना खाएं, ईमानदारी से खाएं, लेकिन न हमारी सरकार का एक ही नियम है, ना हम किसी को खाने देंगे और ना हम खाएंगे। तो जब ऐसी हमारी नीतियां हैं, तो ऐसी नीतियों में अगर किसी का खुलासा किया जाता है तो शायद उसे बदजुबानी का नाम नहीं दिया जा सकता। चलिए आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल प्राइम टाइम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं ना जाए, चर्चा का ये दौर जारी है। बिहार से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। समय की पुकार है, बदलनी सरकार है, सरकार है, सरकार है, सरकार है। ओ भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, जंगल राज न आए इस बार। गरीब सहना अत्याचार, जन जन पाए अपना अधिकार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप निर्णय कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा रह जाऊंगा। हर पल बिहार के साथ खड़ा रह जाऊंगा, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलूंगा और मैं दिखा के रहूंगा कि हिंदुस्तान का बदलाव बिहार से शुरू हो रहा है। अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बदलना बिहार है, बिहार है, भाजपा इस बार है, इस बार है, इस बार है। बदलना बिहार, बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। संसद की बात हो या चुनावी बिसात, सरकार की नीतियां हो या हो देश का विकास, आपसे जुड़े हर मुद्दे दिखाएंगे हम सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच।
युवाओं में कौशल विकास के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सर पे छत होगा, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा है। इस देश को आगे बढ़ाना है। बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। उठो जागो रोको ललकार चाहिए, भ्रष्टाचार ना तो अहंकार चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। देखिए इलेक्शन डेस्क लाइव हर रोज दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे। समय की पुकार है, बदलनी सरकार है, विकास पैकेज की डोर थामे, विकास पैकेज की डोर थामे। ये दिल्ली सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, ये दिल्ली सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। ये बिहार का हक है जो आज तक दिया नहीं जाता था, वो देने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है, इसलिए संभव हुआ है। ये आपका है, आप ही के हक का है। मैं तो सिर्फ आपने मुझे जो काम दिया है उसको एक सिपाही की तरह पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बज गया है चुनावी बिगुल, छिड़ गई है जुबानी जंग। 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? कोई है अकेला तो कोई किसी के संग। केजरीवाल जी के निमंत्रण पर आए हैं। शह और मात के इस खेल में कौन रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी सारी। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश, आवाज सच की। अगर बिजली का हालत सुधारना है तो वोट देने जरूर आना है। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। मुझे बताइए, किसी ट्रैक्टर को एक इंजन लगा हो तो ज्यादा तेज चलता है कि 2 इंजन लगे हो तो ज्यादा तेज चलता है? बताइए कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? तो आप दिल्ली में तो इंजन आपने दे दिया, अब बिहार में इंजन दे दीजिए। 2 इंजन से बिहार की गाड़ी ऐसी तेज चलेगी भाइयों, पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ वो तेज गति से हमारा विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी। हम हैं बिहारी, बस बिहार चाहिए, आपस में मेल जोल प्यार चाहिए। इस बार
सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और हम लगातार चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे थे कि बिहार चुनाव में क्या नेताओं ने बदजुबानी की सारी हदें पार कर दी है। एसके शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े तो उनका कहना यही था कि हाँ चुनाव है, इस तरह की बयानबाजियां लगातार चलती रहती। फिलहाल एसके शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, अब चलते हैं खबर के दूसरे पड़ाव की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव के इस दौर में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जी हाँ, हर कोई नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को फंसा रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार चुनाव और चुनाव के इस दौर में एक तरफ जहां बीजेपी बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर कोशिश कर रही है, तो वहीं महागठबंधन इस दौड़ में पीछे नहीं है। जी हां, बिहार चुनाव में तीसरे मोर्चे का एक फूल खिला। मुलायम सिंह यादव ने पहले ये फूल महागठबंधन की बगिया में खिलाया, लेकिन सीटों का पानी न मिलने की वजह से ये फूल मुरझा गया। फिर शुरू हुआ तीसरे मोर्चे का खेल, लेकिन मुलायम सिंह जब तक तीसरे मोर्चे का खेल खेलते, उनका एक बयान उन पर ही भारी पड़ गया। जी हाँ, मुलायम सिंह के मन में अचानक से बीजेपी के लिए प्यार उमड़ पड़ा और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में बयान दे दिया, जिसके बाद तीसरे मोर्चे में बिखराव आ गया। बिखराव के साथ साथ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो विपक्ष के निशाने पर आ गए। जी हां, वाराणसी में साधुओं और अन्य लोगों की ओर से निकाले गए विरोध मार्च को साजिश बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को फंसा रही है। जायसवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार एक जैसी है। उन्होंने हिंसा के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक अजय राय को नहीं छोड़ने की सूरत में विधानसभा की कार्यवाही बाधित करने की धमकी दी। प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। प्रदेश सरकार की ओर से अजय राय पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, क्या वो पाकिस्तान का कोई आतंकवादी है जिस पर एसपी सरकार ने रासुका लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार अपने नेताओं को सीबीआई के मामलों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को खुश करने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव के इस दौर में आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है और बीजेपी के पक्ष में बयान देने के बाद मुलायम सिंह यादव का विपक्ष के निशाने पर आना तो लाजमी ही था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां जाकर रुकता है। आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। बिल्कुल, मुलायम जिस तरीके से मुलायम हुए बीजेपी को लेकर के वाकई वो चौंका देने वाली बात है। और साथ ही उन्होंने जो तीसरा मोर्चा बनाया था उस तीसरे मोर्चे का भी बिगाड़ हो गया। राजीव जेटली जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। राजीव जी, आपसे सवाल
कि किस तरीके से मुलायम जी जो लगातार आपके गुण गा रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी जीत की उन्होंने भविष्यवाणी कर दी बिहार में, क्या कहना आपका? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है एक समझदारी है जी। मौजूदा परिस्थितियां जो बिहार में हैं, मौजूदा परिस्थितियों में जो बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बिहार की जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन बिहार के लोगों के उत्थान के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के शासन को जब वो अपनी नेबरिंग स्टेट के साथ भी कंपेयर करते हैं, पड़ोसी राज्यों के साथ जब उनका कंपैरिजन होता है, तो वो उसका अंदाजा लगा पाते हैं कि कितनी आगे जा चुका है देश। लेकिन बिहार की भ्रष्टाचारी नीतियां और बिहार के भ्रष्टाचारी नेतृत्व के चलते जो बिहार का नुकसान हुआ था वो आगे ना हो, और इसी के इन परिस्थितियों में जो बिहार की जनता अपना योगदान और अपना समर्थन भाजपा को दे रही है, उसका अंदाजा हर राजनीतिक दल को है। और किसी ने अगर उसकी हकीकत उजागर करी है तो मुझे लगता है कि इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सपा से हैं। राजकुमार जी, एक सवाल आपसे है कि श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि मोदी को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को समाजवादी पार्टी फंसा रही है, कितनी सच्चाई इस बयान में? नहीं, मोदी जी को खुश करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है, संघीय व्यवस्था है, राज्यों की अपनी स्थिति है और केंद्र की अपनी स्थिति है जी। और हमारी पार्टी के नेता हमेशा हर तरह के छुआछूत के खिलाफ रहे हैं। तो हम राजनीतिक छुआछूत में भी विश्वास नहीं रखते। कोई पार्टी अछूत नहीं है। किसी पार्टी से भी बात करना है, प्रधानमंत्री देश के हैं, वो उनसे बात करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाजपा के साथ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे मौलिक मतभेद हैं। सांप्रदायिकता के मुद्दे पे वो धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। कुछ मुद्दों पे एक मत भी हुआ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी से पूरी दुश्मनी है। लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती। लेकिन राजकुमार जी, मुलायम सिंह यादव का अचानक से कहना कि बिहार में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, अचानक से इतने मुलायम कैसे हो गए बीजेपी के लिए मुलायम सिंह? नहीं, नेताजी ने तो स्पष्ट कहा है कि वहाँ जो इन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया, उससे इनका खेल बिगड़ गया है। ये हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बन जाती सरकार अगर ये इस तरह के उलझुल बयान न देते। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर उलझुल बयान न देते, कभी एक गाय का मुद्दा उठा देते हैं, कभी आरक्षण का उठा देते हैं, तो उस तरह के मुद्दों से इनका ग्राफ नीचे गिरा है बिहार में। जी, इस तरीके के मुद्दा उठा करके बीजेपी का ग्राफ जो है गिर गया है, ये बयान देना है राजकुमार भाटी जी का, सपा के नेता है। राजीव जी मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव जेटली जी, आप जिस बयान को लेकर के खुश हो रहे थे, गदगद हो रहे थे, अभी सपा नेता साफ कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा कि बन सकती थी अगर आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाते तो। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, उनकी हमने प्रशंसा इस बात पे करी थी कि वो ईमानदारी से कभी कभी कोई बात रख जाते हैं जी। इस बात के लिए नहीं करी थी कि उनके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कभी भारतीय जनता पार्टी को जी। इस बात के लिए भी नहीं करी थी कि वो राजनीतिक आंकलन और गुणाभाग करें हार और जीत का जो गुणाभाग करना था वो उन्होंने गुणाभाग कर चुके हैं उसका, और उसका निष्कर्ष भी आपके सामने उन्होंने रख दिया था। जी, जी, जी। अब अपने बचाव में ये बात रखना कि हमारे कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनमें भाजपा को नुकसान हो सकता है जी। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बिहार में बनाने जा रही है जी। और बिहार में बनती हुई सरकार को देखकर विपक्षी भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी कभी कभी सच बोलने की जरूरत पड़ जाती है। आज तक मुलायम सिंह यादव जी ने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में एथिकल और सच्चाई वाली बात नहीं रखी होगी। पहली बार उन्होंने ईमानदारी से एक बात रखी जो उन्हें महसूस हुई। उसे आप सच मानेंगे और जो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे वो आप बात झूठ मानेंगे। नहीं, हम ये बता रहे हैं, बड़ी आकलन है आपका भी। उन्होंने आपसे पहले कभी सच नहीं बोला। नहीं, मैं आपसे एक बात आपके पक्ष में आपको लग रही है तो आप कहेंगे सच बोल दिया। तो मैं इतनी बात, लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बयान दिया था जो बहुत मीडिया में आया था कि आडवाणी जी बहुत ईमानदार नेता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं, हम भी नेताजी की सच बोलने की हिम्मत उनमें है।
वो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सच किस तरफ इशारा कर रहा है राजकुमार जी? चुनाव लड़ रहा होता है वो एक राजनीतिक गुणाभाग जरूर करता है, सभी दलों का करता है। राजकुमार जी, जनता पार्टी के गुणाभाग भी राजकुमार जी, मुलायम सिंह सवाल यादव जी ने आपसे किया है कि मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और साफ तौर पर लोगों में एक संदेश तो गया ही है कि हाँ, मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं मोदी को फेवर कर रहे हैं, उनके पक्ष में जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है एक संदेश तो गया ये लोगों में? कतई हमारी पार्टी न तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, न मोदी के पक्ष में जा रही है। हमारे बहुत चीजों पर इनसे मतभेद हैं और 2017 में हमारा इनसे मुकाबला होना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कोई एक दो बात, अगर एक दो काम पॉजिटिव हो रहा है, नेताजी ने कहा है कि मैं इनके देश की रक्षा के मुद्दे पे और स्वदेशी के मुद्दे पे और भाषा के मुद्दे पे इनका समर्थन करता हूँ। बाकी बहुत चीजें ऐसी हैं जिनसे हमारे इनसे मतभेद हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बयान देते हैं कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं अगर वो बीफ खाना छोड़ दें। ऐसे मुद्दों पे हम इनका समर्थन थोड़ी कर देंगे। ये संविधान के खिलाफ है, संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? राजीव जी जवाब दीजिए। कोई इस देश में रहेगा या नहीं रहेगा ये तय करेंगे कि राजीव जी शर्तों पे इस देश में कोई रह सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें ये कहा गया हो कि कोई इस देश को छोड़कर चला जाए। मारूफ जी, ये इस पार्टी की विशेषता है कि ये झूठ बोलने में बहुत माहिर मैं आपको इसीलिए आगे और इसको विस्तार से बताऊंगा। उन्होंने ऑडियो भी जारी कर दिया है। ऑडियो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर गो हत्या एक बड़ा कानून है, आपराधिक कानून है। गो संरक्षण का बिल हमारी सरकार लेकर आई है। हरियाणा प्रदेश के कानूनों के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति नहीं चलना चाहता है, ये भी झूठ है। आपकी सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, पहले से ही कानून है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश यही बता रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं है इस बारे में। कानून भारत में उत्तर प्रदेश में है गौ हत्या के खिलाफ है। आप अपनी बातों में ही उलझ जाएंगे, क्योंकि अभी आपने एक बात रखी कि आप हमारी सरकार की रक्षा नीति, विदेश नीति, स्वदेशी नीति और भाषा का आप समर्थन करते हैं। अगर आप भारत की रक्षा नीति का समर्थन करते हैं तो रक्षा नीतियों में जो भारत के अंदर की वजहें रहती हैं, जिन वजहों से कई बार रक्षा नीति पे प्रभाव पड़ता है, उन वजहों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप खुद उलझ जाएंगे। तो आप ये मत बोलिए क्योंकि आप ही की वो सरकार थी जिसने बहुत सारे राजीव जी बहुत लंबी आपकी बात हो गई। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। उनके फेवर में बोली राजीव जी ये बता दें आप कि ये जो भावनात्मक मुद्दे आप लेके उठ रहे हैं, इनसे देश में कौन सा विकास होगा? आप कभी नेताजी की फाइल को ले लेते हैं, कभी आप मुलायम के खिलाफ जो मामला उठता है सीबीआई को लेकर के उनको डराने धमकाने लगते हैं। आपके फेवर की बात आ जाती है, आप खुश हो जाते हैं। जब उनके नेता आपको कहते हैं कि हम सांप्रदायिक पार्टी के खिलाफ हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, हाँ कभी कभार हम एक आध बातों में उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके के भावनात्मक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या यही हमारी नीति है? क्या हम इसी तरीके से देश का विकास चाहते हैं? करने की जो आपकी नीति है, उन्हीं वजहों से देश के आज बुरे हालात हुए थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरीके का अब कंप्रोमाइज ना करने का ठानते हुए जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों का खामियाजा आतंकवादियों को भी भुगतना पड़ेगा, आतंकवादियों को समर्थन देने वालों को भी भुगतना पड़ेगा। और ये देश देख रहा है। देश की जनता किस चीज का खामियाजा भुगत रही है? उसको दाल मिल नहीं रही है, प्याज मिल नहीं रहा है, टमाटर मिल नहीं रहा है, सुरक्षा मिल नहीं रही है। आप तो भावनात्मक मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप जाकर के सरहदों की बात करें। सरहदों के अंदर जो आम जनता रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रही है, उसकी सुध लेने की कब बात करेंगे? आप आज भी आंकड़े उठाकर देखिए, इन्फ्लेशन, आज महंगाई दर कम हुई है। सर पहले 80 रुपए किलो जो दाल थी, आज 180 रुपए किलो मिल रही है। जिसका इंपोर्ट होता है उसको छोड़ दे तो ओवरऑल इन्फ्लेशन डाउन हुआ है, ये हम नहीं कहते हैं। ये आप ही की अखबारें, आप ही के चैनल बताते हैं। रोजमर्रा में हर अखबार में खबर छपती है जिसमें इन्फ्लेशन रेट दिखाया जाता है। इन्फ्लेशन रेट दिखाई दे रहा है, लेकिन आम लोग
जिसकी थाली जो पहले 50 रुपए में 100 रुपए में पूरी हो जाती थी, आज सिर्फ एक दाल 180 रुपए किलो है। वहीं आपने पूरा संसद घेर लिया था जब 80-85 रुपए दाल थी। आज किसी की आवाज नहीं खुल रही, 185 रुपए 180 रुपए दाल मिल रही है। प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया। पीछे भी अभी एक खुलासा हुआ था जी कि हमारी सरकार ने कुछ असामाजिक तत्वों ने, व्यापारियों ने कुछ डंपिंग करी थी, उसके खिलाफ भी। लेकिन आप एक दाल या दो दाल के ऊपर राजनीति नहीं चला सकते हैं। आज देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, हमारी सरकार का एक उद्देश्य है महंगाई को कम से कम पर लेकर जाना है। इन नीतियों की वजहों से देश में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा था, जो प्रभावित हुए तो जब महंगाई बढ़ी थी, वो महंगाई चलती जा रही थी, उसको सैचुरेशन स्टेज पर जाकर अगर डाउन किया तो हमारी सरकार ने किया। पहले की सरकारें असमर्थ रही इसे कम करने में। चलिए आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल कांग्रेस के एक नेता मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी, कितनी इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं जो राजीव जेटली जी ने रखी? लगता है कि मृत्युंजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव जी बिल्कुल सफाई दे रहे थे कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो सही दिशा में देश को लेके जा रहे हैं और काफ़ी विकास हो रहा है। मेरे सहयोगी हैं शंकर, जिस तरीके से सारी बातें सामने आई, राजीव जेटली जी पूरी मुस्तैदी से बचाव की मुद्रा में, बल्कि यूं कहूं कि वो बिल्कुल बैटिंग करने की मुद्रा में, कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, मैं सुन रहा था राजीव जी के, और तमाम कोशिश उनकी यही थी कि कम से कम एक संदेश तो लोगों में जाए कि भाई हाँ, हमने महंगाई पर लगाम लगाया। लेकिन जिस तरीके के उदाहरण लगातार देखने को मिल रहे हैं, प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, और लगातार आपने देखा कि जो दालें हैं वो 100 से 180 और 190 रुपए प्रति किलो यहाँ पर आ गई है। तो एक गरीब आदमी लगातार जिस तरीके के खाद्य पदार्थ खाता है, लाल लश्कर वाली चीजें, वो नहीं खा पाता है। एक दाल कम से कम आपको लगता है कि जो आम लोग खा सकते हैं, आपको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई की वो बात कर रही थी कि लगातार उनकी सरकार आई तो महंगाई कम हुई है। शंकर, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है मृत्युंजय, वो जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आपका स्वागत है वल्लभ टीवी पर। नमस्कार, बताएं। जी, राजीव जेटली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के। बड़ी साफ गोई से और बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने अपनी बात रखी और डिफेंड किया अपनी पूरी सरकार को और प्रधानमंत्री की नीतियों को कि महंगाई पहले से कम हुई है, सिर्फ एक आध दाल है, बाकी सारी चीजें चुस्त दुरुस्त हैं। क्या कहना आपका? सर, बढ़ रही महंगाई की बार क्योंकि है मोदी सरकार। जी, बढ़ रही है महंगाई की मार मार। जी, हाँ, क्योंकि है मोदी सरकार। अच्छा, तो आप इत्तेफाक नहीं रखते जिस तरीके से राजीव जेटली जी बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रखता हूँ सर। आप बाजार का उठा करके देख लीजिए। बाजार जो है पूरी तरीके से मंदी के दौर से गुजर रहा है। जी, किसी भी सेक्टर में जो है व्यवसायी लोग बुरी तरह से रो रहे हैं। जी, इवन आज मेरा मन हुआ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करूं। जी, तो यात्रा के दौरान जो है कुछ महिलाएं भी ये बात कर रही थी कि हमारा जो लोहे का व्यवसाय था बड़ा मंदी से चल रहा है। लगभग पिछले 12 महीनों से हम लोग पेमेंट के लिए परेशान है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जी। तो मैं क्या, इनकी नीतियों की तो तारीफ ही की जानी चाहिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी, राजीव जी, ये पहली बार शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले होंगे। पहले चले होते तो इनको अंदाजा होता किस तरीके से कांग्रेस सरकार को लोग गालियां निकाल रही है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ठीक है मृत्युंजय जी, जवाब सुन लेते हैं राजीव जी का, आपके पास लौटेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, एक छोटा सा स्कूल खोला गया है जहाँ पर इन्हें अपने राजकुमार को भी पढ़वा रहे हैं और कुछ लोग और पढ़ रहे हैं। वो नारे सुबह सुबह रटवा दिए जाते हैं, शाम तक वही नारे बोले जाते हैं, हकीकत से बहुत परे है। नहीं मालूम इन्हें। राजीव जी, नारों का इजाद तो मैं खुद ही करता हूँ, बहुत सारे नारे हमने लगाए हैं। आप थोड़े से नारे आपने युवराज जी को भी सिखाइए, क्योंकि वो भूल जाते हैं बीच में, बार बार बोलना क्या है। की बात है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे तो बड़े भाई हैं, वो युवराज आपके लिए हैं भाई। आपके भाई हो सकते हैं, वो हम तो भाई भी नहीं मान सकते, क्योंकि देश का जो बेड़ा गर्क किया जिन लोगों ने। जेटली जी, काफी नाम सुना है हमने आपका भी, आप लोगों से भी काफी कुछ सीखा है, सीखने को मिलेगा। आज सिर्फ बात इतनी आ रही है कि देश आज प्रगति कर रहा है, चाहे हमारे विपक्षी दल हो, चाहे दूसरे साथी हो। हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं दूसरे राजनीतिक पार्टियों में, हम मजबूरी समझते हैं कई बार कि मोदी जी के खिलाफ बोलना पड़ता है उन्हें। मन नहीं कहता है, इच्छा नहीं कहती है, लेकिन उनकी मजबूरी, क्योंकि उनकी राजनीतिक दल अलग राजनीतिक। जहाँ तक नीतियों की बात है, ठीक है,
वो केंद्र में है, सरकार है, उनका काम है सत्ता को सुचारू रूप से चलाना, लेकिन बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो धरातल पर नहीं है। देखिए, ये देश एक ट्रेडिंग देश कहलाता था। इस देश को एक योजना के तहत, एक षड्यंत्र के तहत मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग पर लाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो पहला नारा दिया था, वो नारा भी यही था कि मेक इन इंडिया। आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आज आप जाकर देखिए, देश के बने हुए पदार्थ जो देश के बच्चे बना रहे हैं, उन पदार्थों का जो यूज, उस टेक्नोलॉजी का, उस प्रोडक्ट का जो यूज हो रहा है, पूरे देश में एक एक गली, एक एक कूचे में हो रहा है। सरकार की नीतियां भी ऐसी आई है कि इस देश के अंदर और हमने इसी देश में बनाया हुआ, मैं आपको यही बता रहा हूँ, सरकार की नीतियां भी ऐसी आई है कि आज इस देश का बना हुआ बल्ब, इस देश का बना हुआ सोलर पैनल, इस देश के बने हुए खंभे सरकार में यूज हो रहे हैं। पहले यही चीजें दूसरे देशों से लाई जाती थी बल्ब बना रही है, और उसी जो पदार्थ जो वस्तुएं इंपोर्ट की जाती थी, उस इंपोर्ट में भी सरकारी योगदान रहता था। एक लॉबी कल्चर चलता था, उसके नेगोशिएशन बड़े बड़े 5 स्टार होटल की लॉबियों में हुआ करते थे। हमने उस लॉबी कल्चर को भी बंद किया है। इंपोर्ट की नीतियां जो है, चलिए वक्त की बहुत कमी है मृत्युंजय जी, वक्त की बहुत कमी है। राजीव जी, हमारे पास वक्त की बहुत कमी, माफी चाहता हूं आपसे क्योंकि वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी आपका, मृत्युंजय भी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल राजनेताओं के वादे और दावे तो बिहार की राजनीति में चल ही रहे हैं, लेकिन लगातार जो बयानबाजी का सिलसिला वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं देखना होगा चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है और बिहार की जनता किसे स्वीकार करती है। प्राइम टाइम में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर टॉप 10 पर। जी हाँ, बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव के साथ नेताओं की जुबान भी चल रही है, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार थम गई है और शायद नेता भूल गए हैं कि इस जुबान दराजी या बदतमीजी के अलावा भी बहुत कुछ है। लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन उनका हाल जानने के लिए कोई नहीं है। सबको फिक्र है तो सिर्फ सत्ता की, नजर है तो सिर्फ कुर्सी पर। जब चुनाव खत्म होगा तो पता लग जाएगा कि सत्ता किसके पास आएगी और कुर्सी पर कौन बैठेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते हैं चलते चलते। सोचा था क्या हो गया, क्या हो गया। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। मेरे सर पे ठंडा पानी डालो मैं चला। गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई, अरे मुझको संभालो मैं चला। अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई।